तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट की ये 5वीं सीरीज है। यहाँ पर आप लोगों के लिए 5वां जो प्रश्न पत्र है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उस पर आधारित है। आपके सिलेबस को देखते हुए यहाँ पर प्रश्न रखे हुए हैं। दूसरा, आप लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं, अभी तक हम लोगों ने 4 मॉक टेस्टों को पूरा करा दिया है। यदि आप लोगों ने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप उसे देख लें। लगभग एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट कराने का हमने वादा किया था और ये हम पूरे कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आज हम 100 प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। ये 100 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलें। जितने भी सीरियस विद्यार्थी हैं जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस से क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उन क्वेश्चन को आपको 2 बार रिवाइज करना है। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। लगभग 45 या 50 मिनट में ये पूरा आप लोगों के सामने मॉक टेस्ट पूरा हो जाएगा और अंत में आप लोग हमें ये बताएंगे कि इसमें आपके कितने नंबर बनेंगे। लगभग यहाँ पर आप लोगों को ये मानकर चलना है जिसके भी इसमें 75 नंबर बन रहे हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं द्विनिषेचन पाया जाता है, तो द्विनिषेचन किसके अंतर्गत पाया जाएगा? सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवर्तजीवी पादपों में या केवल जलीय पादपों में? तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा? तो आप लोग इसका उत्तर लगाएंगे सी। क्या होगा? आवर्तजीवी पादपों के अंतर्गत यह विशिष्ट लक्षण देखने को मिलता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से कर जाना है। पूरा इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करा रहे हैं। यदि हम पूरा सॉल्व कराने बैठेंगे तो यहाँ पर ये मानकर चलिए 2 घंटे एक पेपर में आराम से लग जाएंगे। लगभग 45 मिनट में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अगर इसमें से आप लोगों के 2 या 3 प्रश्न आपके पेपर में फंस जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, पक्षी और स्तनधारी निम्न लक्षण सामान्य रूप से साझा करते हैं। किसके अंतर्गत? पक्षी और स्तनधारी निम्न लक्षण सामान्य रूप से साझा करते हैं। वर्णयुक्त त्वचा, वायवीय अस्थियाँ, सजीव प्रजक्ता, गर्म रुधिर वाले। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? आप भी जानते हैं गर्म रुधिर, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हॉट ब्लड जिसको कहते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। याद रखना, हॉट अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर पक्षी जगत भी आएगा और स्तनधारी जो जगत के अंतर्गत प्राणी यहाँ पर होंगे, मनुष्य हो गए, ये सारे इसके अंतर्गत आ रहे होंगे। इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पशुपालन में सुधार से समृद्ध प्रक्रम में सम्मिलित है। तो जल्दी बताइए क्या होगा? फर्म एवं फार्म के जंतुओं का प्रबंधन, एक सामान्य स्थान पर जंतुओं एवं पादपों का प्रबंधन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत सुधार से समृद्ध प्रक्रम हम किसको मानेंगे? तीसरे का जो उत्तर आप लोगों का होगा फार्म में जंतुओं का प्रबंधन, इसके अंतर्गत बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइकोप्रोटीन महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मानकर चलें। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण पूर्ण होता है। किसके अंतर्गत ये पूर्ण होगा? यहाँ पर हम बात करेंगे गोल्जी काय, अंतःप्राव्दीय जालिका एवं राइबोसोम के अंतर्गत ये होता है। ये क्वेश्चंस आपके लिए कोशिका के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है। सेल से देख लो आप लोग अब कैसे प्रश्न बनते हैं। यदि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे तो शायद ही आप लोगों का पेपर ये मानकर चले आराम से निकल जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये है लेवल आप लोगों से पूछे जाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। वोमेन संपुट, याद रखना पिछली बार पूछा गया था। वोमेन संपुट किसका भाग है? बहुत बार ये प्रश्न बना है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों का क्या
क्या हो जाएगा, वक्र नालिका का। याद रखना, यदि आपने वक्र के बारे में संपूर्ण पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने वोमन संपुट पढ़ा होगा, उसकी नालिका का ये एक भाग है। आगे चलते हैं। जब परिसंचरण तंत्र में शिराओं, धमनियों और कोशिकाओं का अभाव होता है, जब परिसंचरण तंत्र में शिराओं, धमनियों एवं कोशिकाओं का अभाव होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर खुला प्रकार कहते हैं। याद रखना, खुले प्रकार का कहते हैं। इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। विज्ञान की वह शाखा जो पालतू जंतुओं के सुधार के अध्ययन के संबंध में बात करती है, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर 7वें का उत्तर हो जाएगा पशुपालन। और पशुपालन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखना, पालन आपके यहाँ पर 5 प्रकार के जो आपके सिलेबस में है वो पूरे करके जाना, जिसमें मधुमक्खी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, यहाँ पर मत्स्य पालन हो गया, पशु पालन हो गया, भेड़ बकरी पालन हो गया, इसी के अंतर्गत आते हैं। दुधारू जितने भी हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रकाश फास्फोरीकरण किस कारण से ऑक्सीकरणीय फास्फोटीकरण से भिन्न होता है। अगर आपसे बात करते हैं प्रकाश फास्फोरीकरण किस कारण से ऑक्सीजन फास्फेटीकरण से भिन्न होता है, तो यहाँ पर 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का निवेश प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। आगे चलेंगे। नवा क्या है, मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब आपको देखो, पेशियां कितनी होती हैं, अस्थियां कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी हैं। तो मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो 9वें का उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 12 जोड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट का गुण नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखो, जैव विविधता से हर बार प्रश्न बनता ही है। आपको ये बताना है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। यदि आप ये बताते हैं तो आप यहाँ पर मानकर चले, जो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उसको बस बताते रहें। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा आपको बताना है हॉट स्पॉट किसमें कहा जाता है, तो 10वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, अधिकतर ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित होता है। आगे चलते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर बनेंगे, वृषण में बनेंगे, प्रोटेस्ट ग्रंथि के अंतर्गत बनेंगे, वीर्य पुटिकाओं में बनेंगे, या अंडकोश या वृषण कोश के अंतर्गत बनेंगे। तो 11वें का उत्तर आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये महत्वपूर्ण है। शुक्राणु वृषण के अंतर्गत बनते हैं, इस चीज़ को आपको देखना है। इनकी संख्या यहाँ पर 2 होती है। यह एक मोटे त्रिस्तरीय आवरण जिसे वृषण संपुट से ढके होते हैं, इसे ट्यूनिका कहते हैं। याद रखना, इसी को ट्यूनिका के रूप में भी कहा जाता है। अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। आगे चलते हैं। डीडीटी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो डीडीटी की फुल फॉर्म यहाँ पर है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। याद रखना, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसकी फुल फॉर्म हो रही होगी। आगे चलते हैं। फिलॉसफी जियोलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। फिलॉसफी जियोलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर इसके लेखक हो जाएंगे लैंडमार्क। ठीक है, लैंडमार्क इसके बिल्कुल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। शिखा कोशिकाओं को निम्नलिखित में से किन नामों से जाना जाता है, तो 14वें का उत्तर आप लोगों का किसके, उपरोक्त सभी। तो ज्वाला कोशिका के नाम से भी, सेलेनोसाइट्स के नाम से भी, आदि वक्र के नाम से भी जाना जाता है। एक जैव प्रवलीकृत गेहूं की किस्म क्या है। देखो, पिछली बार यहाँ पर गेहूं की किस्म से बहुत प्रश्न बने थे, तो यहाँ पर आपको बताना है जैव प्रवलीकृत गेहूं की किस्म इसके अंतर्गत कौन सी हो जाएगी, तो 15वें का उत्तर आपका होगा एटलस 66। ठीक है, सोनालिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं। आगे चलते हैं। 16वां उत्तर है, 16वां क्वेश्चन है आपके सामने। 2 प्रकार के केंद्रकों की उपस्थिति, एक सूक्ष्म केंद्र तथा एक गुरु केंद्रक कुछ प्रोटोजोआ सदस्यों का लक्षण है। यह किस वर्ग से संबंधित है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 प्रकार के केंद्रकों की उपस्थिति, एक सूक्ष्म केंद्रक तथा एक गुरु केंद्रक
कुछ प्रोटोजोआ सदस्यों का लक्षण है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो 16वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सिलिएंटा। याद रखना सिलिएटा इसका उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वक्र बना होता है, जो 17वें का उत्तर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वक्र किसका बना होता है? नेफ्रॉन का। आपको पता भी होना चाहिए नेफ्रॉन क्या है, इसकी यूनिट भी हो जाती है। आगे चलते हैं, 18वें की बात करते हैं। तो 18वां क्या है? वातावरण एक्ट। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है। 1975 हम सीधे आंसर बता देते हैं। 1975 के अंतर्गत वातावरण को सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता वायु जल मृदा को बढ़ाता है। इसको भारत सरकार द्वारा 1975 के अंतर्गत पारित किया गया था। ठीक है, दोबारा से कर देते हैं। इसको कहते हैं वातावरण एक्ट। अगला हो जाएगा 19वां। निम्न में से खाने योग्य मछलियों में से कौन सी एक जलीय मछली है जो ओमेगा 3 वसा अम्ल का प्रचुर स्रोत है? तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? जो जलीय मछली है जिसमें ओमेगा 3 है। देखो ओमेगा 3 लगभग सारी मछलियों के अंतर्गत होता है, परंतु प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जो होता है वो 19वें के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो मैकरेल इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्रीन हरित गृह गैस कहलाती है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्यों कहलाती है तो 20वें का उत्तर आपका होगा सौर प्रकाश के परागम्य है किंतु सौर ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देती। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखो एक दिन मैं अलग से आप लोगों के लिए हरित, जिसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को मैं पूरा अच्छे से आपके सामने अलग चैप्टर में समझा दूंगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके पांचों की पांचों जो गैसें हैं वहाँ से भी प्रश्न बनकर आता है। आगे चलते हैं, स्त्री के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कौन से होंगे? यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो 21वें के अंतर्गत स्वर का मधुर हो जाना, बिल्कुल ये भी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अंडोस्तर और मासिक चक्र की शुरुआत, ये भी सही है। स्तनों का विकास, बिल्कुल ये तीनों के तीनों इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलेंगे, नेपथिनीज नेपथिन्थीज और सिलोटम और राउल्फिया एवं इकोनिटम पादपों में क्या समानता है? देखो ये ऐसे थोड़े से यहाँ पर नेपथिनीज, अगर हम सिलोटम अगर बात करते हैं, राउल्फिलिया और यहाँ पर बात करेंगे एकोनिटम पादपों में क्या समानता है? तो 22वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा? यहाँ पर हो रहा होगा सभी विलुप्त के कगार पर हैं। बस आप लोगों को यही चीज़ें करके जानी हैं। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं कार्तोतक। जो कार्तोतक है, जो एक्सप्लांट कहलाते हैं, वो कौन कौन से होंगे? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 23वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? का जो कार्तोतक है आपका क्या होगा? एक्सप्लांट। उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त पादप का भाग, उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त पादप का भाग इसका सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। देखो कुछ प्रश्न बहुत सिंपल से भी हैं, आपको ये आने चाहिए। तो ये 24वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? संताप मंडल। वायुमंडल की पांचों परतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से रेडियो की तरंगें लौटकर वापस आती हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगले किसी चैप्टर में आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की, रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है? तो 25वें का जो आपका उत्तर हो जाएगा पंचम, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलेंगे, एक जबड़े रहित मछली अंडे स्वच्छ जल में देती है। क्या लिखा है? एक जबड़े रहित जो मछली होती है अंडे स्वच्छ जल में देती है। उसके एमोसीट लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं, वह है। तो इसके अंतर्गत 26वें का जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर हो रहा होगा पेट्रोमाइजोन। याद रखना पेट्रोमाइजोन इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक शहद उत्पन्न करने वाली जो मधुमक्खी है, देखो मैंने कहा था ना मधुमक्खी पालन से आप लोगों के लिए बहुत प्रश्न बनते हैं। रेशम पालन के भी आपको करके जाना है।
रेशम पालन से भी आपके बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अभी पूछा है सर्वाधिक जो शहद करती है वो कौन सी हो रही होगी? एपिस डोरसेटा। जो 27वें का जो आपका आंसर बी है बिल्कुल सही उत्तर है, एपिस डोरसेटा यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नाभिकीय अपशिष्ट के निस्तारण के मुख्य चरण कौन से हैं? यदि हम बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे 28वें के अंतर्गत? कौन से हो जाएंगे 28वें के अंतर्गत? नाभिकीय अपशिष्ट को पूर्व उपचारित करना चाहिए, बिल्कुल सही। नाभिकीय अपशिष्ट अस्तारित बड़े पात्रों में सील करके रखना चाहिए, ये भी सही। चट्टानों में 500 मीटर के नीचे दबा देना चाहिए, ये तीनों बिल्कुल सही हैं, तो यानी उपरोक्त सही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात की गई है नाभिकीय अपशिष्ट यानी जो वेस्ट होता है नाभिकी के अंतर्गत, ये वेस्ट पदार्थ है, इसको कैसे करके हम लोग निपटारा करेंगे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। साल्विया, याद रखना, साल्विया में परागण होता है, कैसे करके होता है? साल्विया में अगर हम बात करेंगे जो परागण होगा तो 29वें का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कीटों द्वारा। जो आपका साल्विया है इसके अंतर्गत जो परागण होगा कीटों द्वारा होता है। Na जिसको हम लोग यहाँ पर देखो सोडियम पोटेशियम, यहाँ पर एक एक धन आयन है। पंप क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शा रहा होगा? तो ये दर्शाता है आप लोगों का सक्रिय अभिगमन, सक्रिय अभिगमन ये दर्शाता है। आगे चलेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मानकर चलें। सक्रिय अभिगमन क्या दर्शाता है? Na+ पॉजिटिव यहाँ पर और K+, याद रखना ये सोडियम प्लस का और K+ का सक्रिय अभिगमन दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, UNEP यूनाइटेड नेशन इंटर इन्वायरमेंटल पैनल और EPA इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से किसका विस्तारित रूप बिल्कुल सही है? तो यहाँ पर 31वीं की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा IUCN। अब IUCN के बारे में हमने अपने चैनल पर अच्छे से बता रखा है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा कौन कौन से आगे जो प्रोजेक्ट लाए गए थे, इसके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करती है? तो 32वें की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिका, इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सुपोषण जलाशय, क्या लिखा है? सुपोषण जलाशय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर बात करते हैं तो उच्च खनिज लवण की मात्रा, इसका बिल्कुल सही हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे बनता है? इसको देखिए, जैविक घटक और अजैविक घटक की बात करेंगे, या दोनों से बनता है या केवल तापमान से? तो यदि हम बात करते हैं 34वें की तो आपका दोनों बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसमें जैविक घटक भी और अजैविक घटक दोनों होंगे। जठर रस कहाँ से निकलता है? ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। 35वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर आमाशय बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, जठर ग्रंथि यहाँ पर होता है। वैसे आगे चलेंगे। 36वें का जो होगा, निम्न में से किस एक वंश का नाम उसके दो लक्षण तथा उसका संग सही प्रकार से मिलान नहीं है जबकि शेष तीन सत्य हैं? तो इसमें से हमें गलत वाले का बताना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 36वें का, इसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे एस्टीरियस की बात करेंगे तो कंटिकाएं युक्त होता है, जल संवहन तंत्र और इकाइनोडर्मेटा, इसका सही बिल्कुल ये सही है। पाइला शरीर खंडित मुख रेडुला सहित मोलस्का, ये आप लोगों का यहाँ पर गलत होगा। बाकी जितने हैं साइकेन और पेरिलेनेटा
ये बिल्कुल सही उत्तर इसका हो रहा होगा। ये तीनों बिल्कुल सही हैं और पायरेला वाला जो है ये आप लोगों का यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। देखो, आपसे अगर बात करते हैं तो पायरेला एक अखंडित कोमल शरीर होता है। यह एक मोलास्का जंतु है। इसके मुख में रेडुला नामक जीवाणुमा संरचना पाई जाती है जो कि काइटिनी दंत युक्त होती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। देखो, ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपके उसमें देखने को मिलते हैं, ये आपको आना भी चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है, इसको ध्यान से देखें, क्या पूछा गया है। निम्न में से एक एक में वंश का नाम है, उसके दो लक्षण और उसके संग सही प्रकार से मिलान नहीं है, जबकि शेष तीन सत्य हैं। इसको ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर आप लोगों का ए बिल्कुल सही हो रहा होगा। आगे चलते हैं। वन्य जीवन के लिए प्राणियों को संरक्षण, जो 37वें का उत्तर है, किसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है। शेर, बाघ, गैंडा या ये सभी। अगर हम 37वें की बात करेंगे तो डी बिल्कुल सही है, इन तीनों को मिला है, यह आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं शेर की तो ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते हैं कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का गुजरात के अंतर्गत। देखो, ऐसे प्रश्न आपके उसमें डायरेक्ट आते हैं। ये वाला प्रश्न से आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। यह किस लिए फेमस है, बब्बर शेर, जिसको हम शेर की बात करते हैं। बाघ के अंतर्गत यदि मैं बात करूँगा तो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, जिसको हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सब लोग जानते होंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत 1972 में ये सारा हुआ है। गैंडे की बात कर लेते हैं तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत है। क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम के अंतर्गत, यहाँ पर गैंडे, एक सींग वाले गैंडे होते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको अच्छे से देखकर जाना है, ठीक है। निम्न में से किस जंतु में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ऐसे प्रश्न आपके डायरेक्ट बनते हैं। तो 38वें का यहाँ पर कीटों के अंतर्गत हो रहा होगा। और ये संघ कौन से संघ में आएगा, ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा, जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र होगा। कीटों के अंतर्गत होता है। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध कस्तूरी मृग और हुंगुल का आवास स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ 39 की, तो इसमें अगर मैं बात करूंगा तो दाजीग्रम आप लोगों का कौन सा होगा, राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में एकमात्र है जो तैरता हुआ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ये तैरता हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँगा इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें भूरे हिरण के लिए, किसके लिए, भूरे हिरण के लिए, भूरे हिरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूंगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, किसके लिए है, ये आप लोगों का यहाँ पर बाघों के लिए है, ठीक है, बाघों के लिए, जिसको हम टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। यदि मैं बात करूंगा ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, ये आप लोगों का किससे रिलेटेड करेगा, हाथी और लाल पांडा, हाथी और लाल पांडा। देखो, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं साइंस में और वहाँ ये प्रश्न आप लोग नहीं कर पाते। देखो, दोबारा से बोलूँगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो एकमात्र तैरता है और ये मणिपुर के अंतर्गत है। भूरे हिरण के लिए ये होता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो बाघों से रिलेटेड है, जिसको हम लोग टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये हाथी और लाल पांडा से रिलेट है। कस्तूरी मृग से रिलेटेड आप लोगों का और जो हुंगुल से रिलेटेड है वो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलेंगे। पेशीय थकान निम्न में से किसके एकत्रित होने के कारण होती है। तो 40वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का 40वें का उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कैसे होता है, यदि आप लोगों ने कभी रनिंग की होगी तो आपके काब्स में हमेशा वहाँ दर्द हो जाता है। रीज़न क्या है,
खून बहुत सारी मात्रा में जम जाता है और वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। उसको वहाँ पर थोड़ी देर तक रगड़ने से ये लैक्टिक एसिड आपका धीरे धीरे दोबारा से सही होने लगता है। ठीक है, आगे चलेंगे। फुसफुस गुहा में भूरे तरल का क्या कार्य है? 41 की बात करेंगे तो ये उपरोक्त सही इसका सही होगा। फेफड़ों की सुरक्षा करना, फुसफुस आवरण को नम और चिकना बनाना, फुसफुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना, ये तीनों इसके इम्पॉर्टेंट हैं। फुसफुस गुहा में जो भूरे तरल का कार्य है, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश जैव विविधता के लिए सर्वाधिक है? देखो, अब ये चेंज थोड़ा हो सकता है। मैं अभी के इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता देना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट ब्राज़ील, देखो अभी भी ब्राज़ील ही है। वैसे मेन चीज़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। यहाँ पर अगर बात करेंगे भारत के अंतर्गत कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सारे के सारे आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं, ये चीज़ को आपको देखना है। नियामक वे जंतु हैं जो अपने शरीर का समा कौन से हैं? नियामक वे जंतु हैं जो, यहाँ पर बात करेंगे 43वें की, जो अपने शरीर का समस्थापन जो अपने शरीर का समस्थापन बनाए रख सकते हैं। ठीक है, बी इसका सही उत्तर होगा। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है किसके अंतर्गत होगा? लैंगरहैंस दीपिकाओं से। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोगों से मैं बात करूँगा डायबिटीज़ 2 की। डायबिटीज़ 2 भी इसी के द्वारा होती है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है यहाँ से। इसकी कमी से क्या क्या होता है मैंने बता दिया आप लोगों से, ये महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होगा, जिसको डायबिटीज़ 2 के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा गोल्जी उपकरण कार्य नहीं करता है? 45वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर होगा, जिसको हम बात करेंगे प्रोटीन संश्लेषण का स्थल। ठीक है, ये सबको आता होगा। जीवित जीवों के लिए तापमान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्यों है? 46वें का उत्तर की बात करेंगे तो बी बिल्कुल सही है। एंजाइमों का बल गति विज्ञान तापमान पर निर्भर है। याद रखना, एंजाइमों का बल गति विज्ञान तापमान पर निर्भर करता है, तो इसलिए जीवित जीवों के लिए तापमान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे तापमान तो बहुत चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको कभी हम बाद में ढंग से बता देंगे। 47वें की बात करते हैं। शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के उत्पन्न होने से संबंधित हार्मोन कौन सा होगा? 47वें की बात करेंगे तो यहाँ पर वृषण में टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय में एस्ट्रोजन होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत बार बनते हैं। ये देखो, जो वृषण होता है मेल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, अंडाशय फीमेल के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के उसमें आ रहे होते हैं। 48वां प्रश्न है, मुर्गी पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऐसे प्रश्न पिछली बार बहुत बने थे। ठीक है, तो मुर्गी पालन, यहाँ पर जितने भी पालन हैं उसमें भारत का विश्व में स्थान देख लीजिएगा। जो मुर्गी पालन का स्थान है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 5वां बिल्कुल सही उत्तर है, पहला। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित में से स्रावित होती हैं। 39वें का जो उत्तर होगा आप लोगों का एंड्रोजन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एंड्रोजन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। सही जोड़े को बनाएं। नीचे दिए गए जो सही उत्तर है उस पर आपको चयन करना है। तो अनीमिया किसके कारण होता है आपको पता होना चाहिए। घेंगा किसके कारण होता है? रतौंधी किसके कारण होता है? बेरी बेरी किसके कारण होता है? बेरी बेरी तो विटामिन बी की कमी के कारण होता है, सब जानते हैं। घेंगा आप लोगों को पता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब आता है आप लोगों का रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया कहते हैं, लोहे की कमी के कारण होता है। कल मैंने आपको बताया था आयरन की कमी को दूर करने के लिए हरे पत्ते आप लोगों को खाने पड़ते हैं। पेड़ पौधे अगर हम बात करते हैं, जैसे हरी सब्जियां खानी पड़ती हैं। और अगर आपको बिल्कुल आयरन लेना है तो लोहे के उसमें आप लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि लोहे की कढ़ाई में उसको बनाकर खाएं। ये महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको अच्छे से बता दिया था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आता है, जो दो न्यूमेरिकल हैं, इनको मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाला था, इसको देख लें। एक मशीन 500 जूल कार्य यानी वर्क आप लोगों का यहाँ पर 500 है।
अब मैं बात करता हूँ 10 सेकंड में करती है, तो जो मशीन की शक्ति यानी P क्या होता है, आपका कार्य अपॉन T होता है। और यहाँ पर कार्य आप लोगों का दे रखा है कितना, यहाँ पर दे रखा है 500। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड, यहाँ पर कितना दे रखा है, आप लोगों का दे रखा है 10, तो आपका कितना आ जाएगा 50 वाट, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको अगर सूत्र आते होंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। दूसरा, आप लोगों को ये भी देखना है कि इसके अंतर्गत जैसे वाट है, तो वाट को अगर मैं इसको अलग करूँगा, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं वाट को अलग करता हूँ, तो वाट का आपका क्या होता है, जूल बटे सेकंड। ये भी आपको आना चाहिए। यदि यहाँ सेकंड की जगह मिनट दिया होता तो मैं इसको 10/60 से फिर दोबारा करना पड़ता। ठीक है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सॉरी, 10 × 60 से करना होता तब 500/60 करते। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अब वाला प्रश्न है 500 किलोग्राम, यानी आप लोगों के सामने 500 किलोग्राम यानी आपका यहाँ पर मास दिया गया है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम यहाँ पर मास दिया गया है, तो पिंड का भार की बात कर रहे हैं यानी वेट की बात कर रहे हैं। तो वेट बराबर होता है mg, और आपको पता है 5 तो आपका m है और g की बात करते हैं 9.8 होगा। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 49 बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी त्वरित होती है तो 53वें का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है जिस कारण से वेग परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस पर कोई बल कार्य करेगा। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। जैसे ही कोई त्वरित होगी, त्वरित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यदि आपने 20 किलोमीटर प्रति आवर की आर से चल रहे हैं और आपने 40 किलोमीटर प्रति आवर से उसको बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेशन को बढ़ाया। जब एक्सेलरेशन आप लोगों का यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर हम किससे बढ़ा रहे हैं, बल दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करेगा, और जैसे ही बल कोई कार्य करता है तो वेग में परिवर्तन होता है। याद रखना, वेग में परिवर्तन ही यहाँ पर त्वरण कहलाता है। आगे चलेंगे, 54वें का उत्तर है एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। एकांक आयतन के द्रव्यमान को यहाँ पर क्या कहते हैं, 54वें का उत्तर आप लोगों का हो जाएगा घनत्व। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। घनत्व का भी यही होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। कार्य की इंपॉर्टेंट है, 55वें का उत्तर होगा। देखो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, तो कार्य की आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, और मैंने कल आपको बताया था अदिश राशि के अंतर्गत यहाँ पर क्या होगा, दिशा नहीं होगी परंतु परिमाण होगा। याद रखना, पेजाला तो बिल्कुल गलत हो गया, डी। ठीक है, तो पर केवल परिमाण होता है, बिल्कुल बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 56वें की बात करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण कौन सा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है जहाँ पर बिल्कुल भी द्रव्यमान ना तो एक्स्ट्रा होगा ना ही उसमें कमी होगी। तो ये किसके अंतर्गत होगा, ये आप लोगों का होगा, ढंग से देखेंगे जब C+O2, और जब इसको CO2 बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, ध्यान से देखें। 12 तो आपके कार्बन हैं, ये आपके 32 हैं, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 44 होना चाहिए। और ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आप लोगों का ढंग से देखेंगे तो ए के अंतर्गत आ रहा होगा। ए बिल्कुल सही उत्तर है। 12 ग्राम कार्बन के 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग के साथ 44 बनेंगे, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, ये मानकर चलें। ये द्रव्यमान संरक्षण के उदाहरण को समझाता है। ऐसे ही करके संवेग संरक्षण का उदाहरण है, ये ऐसे भी प्रश्न आपके उसमें आते हैं। अगर हम जेट की बात करेंगे तो संवेग संरक्षण की हो जाएगी। अब आगे चलेंगे 57वीं की, कोलाइडी कणों के अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो 57वें का उत्तर हो जाएगा इसका स्कंदन कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, स्कंदन कहलाता है। परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है, यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। कौन कौन सी कक्षा होती है, यह आपका नाभिक है, इसके अंतर्गत कौन सी कक्षा होगी। यदि हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत सबसे पहले के आती है, फिर के, एल, एम, फिर एन आती है।
ठीक है। अगर मैं बात करूँगा तो के अंतर्गत 2 होते हैं, एल की बात करेंगे 8 होंगे, फिर उसके बाद एम की बात करेंगे 18, फिर आपके 32 होंगे। ऐसे अगर आपको ये आते हैं तो आपका कहीं गलत नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखते हैं 59 की बात कर लेते हैं। तो 72 संयोजी कोष में यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके विन्यास वाले तत्व की संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो रही होगी। आगे चलेंगे। कोई अचर बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड से इतने मीटर प्रति सेकंड त्वरण पर उत्पन्न होता है, तो बल का परिमाण क्या होगा। F बराबर एम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.6 होगा और ये आप लोगों का कितना होगा, 0.08 होगा। इन दोनों को देखेंगे तो आपका 48 आता है। तो ध्यान से देखें आपके कितने के बाद 48 है, ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को ढंग से देखेंगे 0.48। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 0.48 यहाँ पर ये होगा, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका ए के अंतर्गत हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। पॉइंट वाले प्रश्न जरूर देख कर जाना, क्योंकि यहीं से आपको उलझने की चीज़ें, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है, तो यहाँ पर किसके अंतर्गत होगी, मैंने पहले बताया के अंतर्गत होती है, जिसमें 2 होती हैं। एल के अंतर्गत कितनी होगी, ये भी मैंने बताया आप लोगों से, 8 होती है। एम के अंतर्गत आपकी 18 होती है और इसके अंतर्गत 32 होती है। ये मैंने आपको पूरा बता रखा है। आगे चलेंगे। अनुप्रस्थ तरंगों की बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगें दो क्रमागत गर्तों के मध्य दूरी को क्या कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, दोनों की दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आपको करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तरंगे बहुत बार पूछी जाती हैं। इन दोनों के क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो 62वें का उत्तर तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस चीज़ को आपको अच्छे से कर कर जाना है। तरंग दैर्ध्य की यदि मैं मात्रक की बात करूँगा तो मीटर, तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की लंबाई है और उसको मीटर से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। कार्बनिक यौगिक के निर्माण में जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा। ये प्रश्न आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास के बायो के दूसरे चैप्टर से आया है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के निर्माण में जैव शक्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो 63वें का उत्तर आप लोगों का हो जाएगा, बर्नौलियस द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों के विलयनों में डाला जाता है तो क्या प्रदर्शित होता है, तो 64वें का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी। इसके अंतर्गत कोई भी क्रिया नहीं होगी। जब किसी कम सक्रियशील धातु को अधिक सक्रियशील धातु में डालेंगे तो कोई भी क्रिया नहीं होगी। क्रिया कब होगी, जब अधिक को कम में डाला जाएगा। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। निम्न धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय कौन सी है। बहुत बार प्रश्न ये बनकर आपको पता भी होगा, तो हर बार आपके सामने ये आता है, जिसको सोना कहते हैं। सोना को पीट पीट कर आपको पता है, एक चादर की तरह हम बना देते हैं। याद रखना 0.001 के उसमें हम इसको इतनी कम मोटाई तक हम इसको पीट सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय सोना है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। महत्वपूर्ण है, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा रिएक्शन आती होगी। तो यहाँ पर कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, और बाकी जो हैं ये सब हाइड्रोजन को मुक्त करती हैं। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, क्योंकि ये क्रियाशील, एक आप लोगों का पूरा क्रियाशील का जब आप देखेंगे एक पूरा चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो ये सब हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं और Cu यहाँ पर नीचे होगा, इसलिए वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। आगे चलते हैं। एंटीमनी की बात कर लेते हैं। तो एंटीमनी क्या होता है, एंटीमनी सब जानते हैं, यह एक उपधातु है। आगे चलेंगे। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें धातु आ जाएगा
अधातु आ जाएगा और आप लोगों का उपधातु आ जाएगा। आप मेरा ये वाला चैप्टर आराम से देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में हमने रसायन विज्ञान के अंतर्गत डाल रखा है। वन दरोगा करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाइए, वहाँ पर आराम से आपको ये देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे। पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न अमाशयिक रसों यानी गैस्ट्रिक जूस जो होगा उसका पीएच मान, महत्वपूर्ण कहूँगा मैं इसे, ये HCl होता है, सब लोग जानते हैं। इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, 7 से कम होगा। याद रखना, पाचन क्रिया के दौरान जो HCl होगा वो 7 से कम होगा। 7 से कम हमारा होने के कारण ये पाचन में सहायता प्रदान करेगा। अगर हम बात करते हैं, ये अपच की स्थिति, उधर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे दर्द और जलन अनुभव होगी। और इस बिगड़ी हुई पीएच को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहा था, कल मैंने आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का सूत्र, तो ये होता है, क्या है, यह आपका सूत्र है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग खाते हैं और इससे सही हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट 30 प्रश्न है। यदि आपको अभी तक पसंद आया हो और आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हम अभी आगे RO ARO की तैयारी पूरी अच्छे से कराने वाले हैं और SI की भी तैयारी कराने वाले हैं। पूरी PDF आपको यहाँ पर हम फ्री प्रोवाइड कराएंगे, कहीं पर भी आप लोगों से रुपए नहीं लिए जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग आपको पेड कोर्स में देंगे, जिसमें हम लोगों का पैसा लगेगा उससे ही हम आप लोगों को पेड कोर्स में देंगे। बाकी जो भी हम लोगों को लगता है पूरी फ्री PDF आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, 70 की बात कर लेते हैं। तो 70 के अंतर्गत आपका क्या आएगा, असत्य कथन की बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर यदि हम बात कर लेते हैं कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने से कपड़ा, कागज़ आदि नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग जानते हैं H2SO4। ठीक है। अम्ल की सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। बिल्कुल सही। क्षारक जल में विलय करके OH देते हैं, ये भी सही। आगे चलेंगे, ये H2 देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टूथपेस्ट का हल्का सा अम्लीय होता है, बिल्कुल गलत, ये क्षारीय होता है, इसको आपको करके जाना है। ये क्या होगा, ये एक क्षारीय होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। मुंह में खाने से अम्लता पैदा होती है जिसके कारण सुबह सुबह अगर टूथपेस्ट करते हैं तो उससे क्षारता आ जाती है और उदासीन हो जाता है। आगे चलेंगे, 71वें की बात करते हैं। तो मरकरी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव में है, तो मरकरी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखते हैं 72वें का। निम्न में से किसकी प्रवृत्ति अम्लीय है। तो यहाँ पर 72वें की बात करेंगे तो नींबू के रस की। याद रखना, नींबू के रस की अम्लीय प्रवृत्ति है, बाकी ये सब क्षारीय हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप से क्रिया करती है। तो 73वें का उत्तर आपका हो जाएगा सोडियम। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रवणता, ये आपका है सुनने की जो क्षमता होती है से क्या है, श्रवणता की पारस से कम आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं। बहुत बार प्रश्न ऐसे बनकर आते हैं। अगर आप लोगों के सुनने की कम की क्षमता होगी उसको क्या कहेंगे, ज़्यादा क्षमता को क्या कहा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो श्रवणता का पारस होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये तो आप लोग सुन सकते हैं। इससे नीचे वाले को पूछा गया है और इससे अधिक वालों को आप लोग जानते हैं क्या कहेंगे, पराश्रव्य कहेंगे। इससे नीचे वाले को क्या कहेंगे, अवश्रव्य कहा जाता है। याद रखना, जो 20 से नीचे होंगी उसको अवश्रव्य कहेंगे, 20,000 से ऊपर पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से अक्रिय तत्व कौन सा है। निम्न में से अक्रिय तत्व आप लोग सब जानते होंगे, हीलियम आप लोगों का अक्रिय तत्व होगा। स्पेक्ट्रम को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो, विवग्योर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपने विवग्योर को पता होगा, ये इंद्रधनुष के अंतर्गत आता है। मैं आपसे कह रहा हूँ इंद्रधनुष को आपको अच्छे से करके जाना है। इंद्रधनुष से बहुत प्रश्न बनते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, दूसरे इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग आते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। द्वितीय इंद्रधनुष अगर मैं बात करता हूँ जो विबग्योर की है, तो विबग्योर में पूछ रहा है दाईं से चौथे की बात कर रहा है। तो दाईं से चौथा कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। चाहे आप दाईं से ले लें
चाहे आप लोग यहाँ पर बाएं से ले लें तो चौथा आपका जी ही होगा। ठीक है, तो जी इसका सही उत्तर होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता सबको पता है कितनी होगी। ऑक्सीजन दो मांगता है, ये आपको पता है, 2 और 6 होती है। यहाँ पर 2 इसको पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 हो रही होगी। ठीक है, पूरा 8 कंप्लीट होता है, तो ये आपको पता है 2 इसकी संयोजकता होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 78 क्वेश्चन की, तो 78वां जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। ऐसे प्रश्न बहुत बार बनते हैं। आवर्त सारणी का आधार क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोसले द्वारा ये आधुनिक आवर्त सारणी को खोजा गया था 1913 में। ठीक है, 1913 में खोजा गया था। परमाणु क्रमांक किसका आधार है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण कौन से होते हैं, अवतल दर्पण कौन से होते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। ठीक है, यदि आपको नहीं आते हैं तो आप लोगों को ये पूरा दर्पण और लेंस वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। तो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इम्पॉर्टेंट है, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, इस चीज़ को आप लोगों को देख कर जाना है। आगे चलेंगे। प्रकाश के लिए 80वां जो क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो, जो लास्ट क्या होता है आपको ये सबको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, इसलिए ट्रैफिक लाइट में यहाँ पर आप लोग लाल रंग लगाते हैं। इसका अगर मैं बात करता हूँ तो लॉर्ड रिले के द्वारा, एक थे लॉर्ड रिले, ठीक है, लॉर्ड रिले के द्वारा प्रकीर्णन को यहाँ पर समझाया गया था। प्रकीर्णन जो आप लोगों का है, प्रकीर्णन, ठीक है, एक सेकंड में दोबारा लिख देता हूँ। लॉर्ड रिले के द्वारा यह समझाया गया था प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन को यहाँ पर अनुक्रमानुपाती समझाया गया था, किसके, तरंग दैर्ध्य की चौथी घात के बराबर समझाया गया था। ये ऐसे प्रश्न भी बहुत बार बन जाते हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें जो अगला प्रश्न है 81वां, जो है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, मैंने कल भी आपको बताया था, रेटिना के पीछे बनता है। कैसे करके बनता है, बनना यहाँ चाहिए, परंतु कहाँ बनने लगता है, पीछे बनने लगता है। इसमें कौन सा लेंस होता है, कल जल्दी बताइए, कल पूछा था हमने आपसे। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और छोटा बनाएगा। सीधा, आभासी और चौथा बना रहा होगा। 83 का प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल की क्रिया करने पर एथिल एसीटेट तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न बना है और ये शायद आपको आता भी होगा। अगर मैं बात करता हूं तो इसको क्या कहेंगे, एसिटीकरण कहा जाता है। ये सारे आपको करके जाने हैं, साबुनीकरण, ऑक्सीकरण और हैलोजनीकरण। तो एसिटीकरण ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। यदि मैं आप लोगों से आगे चलता हूं, 84 की बात कर लेते हैं, तो 84 का उत्तर है वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको उपयोग किया जाएगा, तो एथिल अल्कोहल को कहा जाएगा। साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, कास्टिक सोडा। आपको अच्छी तरह पता होगा, कास्टिक सोडा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा है ये। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान कितना होगा, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। माइक्रो एम्पियर होता है -6, तो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 87 की बात करते हैं। तो 87 आपका उत्तर है विद्युत बल्ब के चपड़े पर, विद्युत बल्ब के यहाँ पर जो चपड़े पर जस्ते के टाँके होते हैं, किसके बने होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जस्ते के बने होते हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। विद्युत बल्ब के अंतर्गत कौन सी गैस होती है, ट्यूबलाइट के अंतर्गत कौन सी गैस होती है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। 88 की बात करते हैं। हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, ऐसे प्रश्न भी डायरेक्ट आते हैं। आगे चलेंगे। किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा यहाँ पर बात क्या है, किलोवाट घंटा किसकी भौतिक राशि है, आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था किसकी होगी किलोवाट घंटा। यहाँ पर यह आपकी 89वां कौन सा उत्तर हो जाएगा,
या आप करेंगे ऊर्जा की। ठीक है, शक्ति की क्या होती है, W/T होती है, इसको आप अच्छे से देखना, जिसको वाट कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या है, ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। विद्युत सामर्थ्य का जो सूत्र होता है क्या हो जाएगा, P=I²R। ठीक है, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। P=I²R इसका सही उत्तर है। लास्ट 9 प्रश्न बचे हैं, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। जो अभी तक बने हैं, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। 91 की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वहाँ पर धारा सबसे ज़्यादा बही जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वेत इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ये मैंने अभी फिर बताया था, आप लोगों ने अगर प्रिज्म किया होगा तो उसके अंतर्गत सारी चीज़ें पता होंगी आपको। 7 रंग निकलते हैं यहाँ से, बिल्कुल कैसे करके 7 रंग निकलेंगे ये आपको अच्छी तरह पता होगा। सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है किसका होता है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो श्वेत इसमें कौन सा हो जाएगा, बैगनी रंग का। आगे चलते हैं, 93 की बात करते हैं तो कछाप द्रव्य आप लोग जानते हैं आइस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कौन सा कछाप द्रव्य उपस्थित होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आँख के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर कौन कौन से द्रव्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो 93 में यहाँ पर कछाप द्रव्य की बात करेंगे तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य एक कछाप द्रव्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश, ये लास्ट के जो 6 प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, जिसको लाइट माइक्रोस्कोपी कहते हैं, में किसके लिए निमजन का प्रयोग किया जाता है, तेल निमजन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो 94 का उत्तर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी के विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्षारीय मृदा की बात करेंगे 95 का, क्षारीय मृदा तत्वों का समूह कौन सा है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो रहा होगा CaBaCr। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, अगर आप पूरा देख लें तो ढंग से देखें, कैल्शियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्षारीय तत्वों का ये समूह है। ठीक है, आगे चलते हैं, 96 की बात करते हैं। 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर तारों के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए। विभवांतर बराबर यहाँ पर क्या होना चाहिए, विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध इंटू आई। अगर आपने ओम किया होगा तो बिल्कुल ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 1.5 है, तो आपका 2.25 इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ये कौन से में है 2.25, आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपने ओम का नियम किया होगा तो उससे हो जाएगा। आगे चलते हैं, फेरिक सल्फेट का सूत्र। यहाँ पर ऐसे रासायनिक सूत्र बहुत पूछे जाएंगे आप लोगों से, सारे करने हैं, लगभग 50 हैं, ये पूरे इंपॉर्टेंट हैं। फेरिक सल्फेट कौन सा हो जाएगा, तो इसमें फेरिक सल्फेट की बात करते हैं तो Fe और SO4 की बात करेंगे। देखो SO4 के साथ तो -3 आ जाएगा क्योंकि -3 Fe होता है, और 2 के साथ कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर SO4 होता है। सल्फेट को SO, यहाँ पर जो आप लोगों का ये दे रखा है ये तो आपका -3 होगा, और ये आप लोगों का क्या होगा, -2 होगा। तो इसको आप लोग ढंग से देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे आपको सूत्र बनाने आने चाहिए। लास्ट के 2 प्रश्न हैं, इनको ढंग से देख लेते हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है, इसको ध्यान से देखें। निम्न में से जो सही कथन है आप लोगों का, ध्रुवों पर जी का मान और विषुवत रेखा की तुलना अधिक होता है। आप लोग जानते हैं जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और यहाँ पर सबसे कम होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय, यानी इसको कह रहे हैं एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं। ऐसे प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको कथनांक कहा जाता है। आपको गलनांक की परिभाषा भी आनी चाहिए, हिमनांक की भी आनी चाहिए, क्रांतिक ताप की भी आनी चाहिए। क्रांतिक ताप छुपा हुआ ताप होता है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। लास्ट प्रश्न है आज का, आपको कैसी मेरी ये वीडियो लगी। आपके लिए हर 2 दिन में एक
मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। सैटरडे संडे आपको डेली यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। जिसने भी ये पूरी आप हमारी ये पूरी अगर इसको पूरा करा होगा तो ये मानकर चलें आपके पास लगभग 10 × 100 पूरे 1000 प्रश्न होंगे। इन 1000 प्रश्नों में से हो सकता है आपके 20 प्रश्न आपको आपके वन दरोगा में देखने को मिल जाएं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखें। अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए 20 किलोग्राम का बक्सा उठा रखा है इसने अपने सर पे, ठीक है। कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 किलोमीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, सॉरी 50 मीटर चलता है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो मेन चीज़ क्या है, यदि आप लोगों ने फॉर्मूले भी किए होंगे तब आपको अच्छे से आ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस थीटा यहाँ पर होता है। तो कॉस थीटा अगर लंबवत है तो यह 90 हो जाएगा और कॉस 90 हमारा 0 होता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता होंगी तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो शून्य इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आज हमने लगभग यहाँ पर 100 प्रश्न पूरे करे। आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा? क्या आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं? यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। दूसरा, यदि आप लोगों को हमारे द्वारा जितना भी नोट्स बनाए गए हैं उनकी PDF नहीं मिली है तो आप उसको पेड कोर्स पे ले सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए हम 10 मॉक टेस्ट लाएंगे। आज ये 5वां हमने कंप्लीट करा दिया है। लगभग आपको अगले सैटरडे संडे 6ठा और 7वां देखने को मिलेगा। मिलते हैं हम लोग दूसरे किसी आपके यहाँ पर जो भी टॉपिक होगा अच्छा हमको लगेगा वो हम करवाएंगे। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।